सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए नई तरक्याती स्कीमें मुतारिफ करवाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद अदालत पेश हुए। अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 17 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का डीसी फैसलाबाद के जवाब पर इजहार बरहमी, क्यों ना आपको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, आप कमरा अदालत से बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस शुजात अली खान का डीसी से मुकालमा, अदालती हुक्म पर डीसी को कुछ देर के लिए सजा के तौर पर कमरा अदालत में बिठाया गया। डीसी की गैर मशरूत मुआफी पर इनको जाने की इजाजत दी गई। अदालत का डीसी फैसलाबाद को तफसीली जवाब समेत पेश होने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डीसी फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई और अदालती हुक्म पर डीसी फैसलाबाद जो हैं सुहेल अशरफ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वो पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से इस्तफसार किया कि अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तरक्याती काम जारी न रखने के बारे से हुक्म दिया था और आप किस तरह ज़िमनी इलेक्शन के बाद हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए तरक्याती स्कीम जारी कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को आगाह किया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद हल्के में कोई जो तरक्याती स्कीम है वो नहीं चल रही, जिस पर जैसे शुजात अली खान ने कहा कि क्या आप इस वाले से रिपोर्ट देकर रहे हैं। उसका ये कहना था कि वो रिपोर्ट देकर रहे हैं। अदालत ने कहा कि बताएं कि इस पर फंड्स कितने जो है मुख्तस किए गए हैं, कितने फंड रिलीज किए गए हैं, जो अब तक की जो स्कीमें हैं उस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट बताएं। जिस पर अदालत में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर अदालत ने सख्त भ्रमी का इजहार किया और कहा कि आपको क्यों ना तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कुछ देर के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कमरा अदालत में बतौर सजा के तौर पर उन्हें बैठने का भी कहा और जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने गैर मशरूत माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। अदालत ने अब इस केस की समाअत 17 जून जुमे के लिए मुख्तस की है और 17 जून को अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है और साथ ही डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया है और डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो तफसीली रिपोर्ट लेकर आए कि फैसलाबाद में कितनी स्कीमें जो हैं वो मंजूर की गई, कब मंजूर की गई, इनके फंड्स कब रिलीज किए गए, अनाउंस कब की गई और इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट लेकर जुमे के रोज डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद होंगे, वो अदालत के रूबरू पेश होंगे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी अदालत के रूबरू पेश होंगे। जी मलिक अशरफ हमें लाहौर हाई कोर्ट से बराह रास्त बता रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं फैसलाबाद की जानिब। वहां से हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद होंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। करें यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार हो गई है कि जो मुस्लिम लीग अदालत की जानिब से ये तलबी आ गई है, ताहम जो दुरुस्त है, लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों की जानिब से कहा गया है कि कोई भी नई स्कीम PPS 97 में ताहाल शुरू नहीं की जा सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी यही बताया गया है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू स्कीमें होती हैं उन पर काम जारी रखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं और इसके अलावा क्योंकि अभी जून का महीना एंड पे है तो सबसे ज़्यादा ये खतरा होता है कि बजट है वो लैप्स कर जाएगा, तो इस सिलसिले में अब बजट लैप्स करने से बचाव के लिए भी स्कीमों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाता है ताकि जो है वो काम वहाँ पर हो जाए और शहरियों को मुश्किलात करना नया फंड रिलीज नहीं किया जा सकता। तो ये एक कानूनी तौर पे जो बाई लॉज बनाए गए होते हैं इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान अब्दुल रहमान, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है उनसे। जफर डोगर, एडिटर सिटी 41 हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। जफर डोगर साहब, बताइएगा कि किन किन स्कीमों की वजह से आज डीसी साहब को पेश होना पड़ा लाहौर हाई कोर्ट में? जी, बहुत दिलचस्प मामला है ये। चक झुमरा का जो सूबाई हल्का है उसमें
अजमल चीमा जो सूबाई वजीर थे उनके मुनहरफ होकर पीटीआई से नून लीग में शामिल हो जाने की बिना पर हमजा शहबाज को वोट देने की बिना पर उनको नाअहल करार दे दिया, उनको डी सीट कर दिया गया था और डी सीट होने की बिना पर ये हल्का खाली हुआ और जो 20 हल्के जहां ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें चक झुमरा का ये हल्का भी शामिल है, जहां खुद दोबारा से अजमल चीमा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल अली अफजल शाही वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इन दोनों में ही बुनियादी तौर पर मुकाबला है और बहुत कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसलिए एक एक चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। अगर मुखालिफ उम्मीदवार की कोई चीज़ भी मिलती है तो उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। ये जो मामला सामने आया है कि बल्दियाती इस हल्के में जो स्कीमें तरक्याती स्कीमें मुतारफ़ करवाई गई हैं इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने के बाद जो कि हो नहीं सकती, उसी सिलसिले में ये रेड थी जिस पे हाई कोर्ट में समाअत हुई, जो कि मुतअद्दिद स्कीमें वहाँ चल रही हैं ऑलरेडी, जिनमें मुख्तलिफ सोलिंग्स हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं और दीगर तरक्याती स्कीमें हैं। इस हवाले से DC फैसलाबाद ने अदालत को ये बताया था कि ये नई स्कीमें नहीं है, पहले से मौजूद स्कीमें हैं जिन पर काम जारी है। जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि जब जो पहले से जारी स्कीमें होती हैं उनको जारी रखा जा सकता है, नई स्कीमें अलबत्ता शुरू नहीं की जा सकती। इस हवाले से समाअत थी, यही जवाब दिया था DC ने अदालत को, लेकिन अदालत आलिया के मोअज़्ज़ज़ जज जो है वो मुतमिन नहीं हो रहे थे और उनको समाअत जब मुलतवी हुई दोबारा उनको तलब किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिस पर बहस होगी। कुछ रिकॉर्ड भी तलब किया है अदालत आलिया ने। देखना यह है कि आइंदा समाअत पर क्या होता है। सरे 10 जो मुख्तलिफ स्कीमें जारी हैं उन पर उन्हीं के हवाले से तलब किया गया था हाई कोर्ट में। और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो PTI के उम्मीदवार हैं फैसलाबाद में चक झुमरा के इस हल्के में, अली अफजल शाही, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं और बहुत उनके बड़े मजबूत उम्मीदवार इस वक्त गिने जा रहे हैं PTI की तरफ से। और वो बेटे हैं चौधरी अली अफजल शाही के जो साबिक स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। इसलिए हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस हल्के में कुछ गड़बड़ हो सके। गड़बड़ से मुराद हम ये नहीं कह रहे कि धांधली, लेकिन वो जो हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो शायद इस हल्के में ना हो सकें। आज की जो समाअत थी वो भी इसी हवाले से थी कि क्यों वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं सरकारी, जबकि इलेक्शन शुरू हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। DC ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन अदालत आलिया उससे मुतमिन नज़र नहीं आ रही थी। स्कीमें जो हैं वो बहुत सारी हैं, जिनमें सीवरेज की स्कीमें भी हैं, जिनमें सड़कें हैं, जिनमें नालियाँ हैं, जिनमें गलियों की तामीर है। ये स्कीमें DC का मौक़िफ़ था कि पहले से जारी हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई नई स्कीमें भी हो सकती हैं और ये अदालत ने मना किया था कि स्कीमें जारी ना रखी जाए जब इलेक्शन हो रहा हो। अब ये पॉइंट यहाँ दिलचस्प पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए से हमने मालूम किया तो उनका कहना था कि पहले से जारी स्कीमें जो होती हैं उन पर काम जारी रहता है, निगरान हुकूमत भी जारी रखती है। नई स्कीमें अलबत्ता शुरू नहीं की जा सकती। अब ये स्कीमें पहले से जारी वाली स्कीमें हैं या इसमें कुछ नई स्कीमें भी शुरू की गई हैं, इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी आइंदा इलेक्शन में। आइंदा जो डेट है हाई कोर्ट में यकीनन DC नया पूरा रिकॉर्ड लेके जाएंगे। सरे 10 ये हुआ है कि उनको कुछ देर सज़ा के तौर पर भी खड़ा रखा अदालत में और बैठने के लिए कहा, और ये भी कहा कि क्यों ना आपको तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में सज़ा दी जाए। तो बहुत सोच समझ कर एक फ़ंड जो भी लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई भी नई स्कीम जारी करना, इसमें शामिल करना बहुत मुश्किल होगा। अलबत्ता ये पॉइंट फिर देखना होगा कि क्या पहले से जारी स्कीमों पर इन दिनों में काम जारी रखा जा सकता है या नहीं। अगर तो ये पहले से जारी स्कीमों पर काम जारी रखा जा सकता है और कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई, फिर तो इनकी बचत हो जाएगी, वरना DC फैसलाबाद के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, क्योंकि बहुत सख्त इस हवाले से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोई नई स्कीम। ठीक है जफर डोगर साहब, हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लैरिकल डॉक्टरों के मुस्तकबिल पर भारी पड़ गई। साल 2020 में पंजाब मेडिकल कॉलेज से MBBS की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात की डिग्रियों पर मेडिकल यूनिवर्सिटी लिख दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डिग्रियों को मानने से इनकार कर दिया। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की
क्लैरिकल गलती डॉक्टरों के मुस्तकबिल पर भारी पड़ गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार हुसैन, बताइएगा कि कितने तलबा और तालिबात हैं जिनकी डिग्रियों का मसला बना हुआ है? आज बिल्कुल पंजाब मेडिकल कॉलेज को 2017 में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था और बाद 2020 में पंजाब मेडिकल कॉलेज को दोबारा बहाल करते हुए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से लाग कर दिया गया था। और ऐसे में साल 2020 में जिन तलबा तालबात ने MBBS की तालीम मुकम्मल की तो अब उनकी डिग्रियों का जो मसला बना हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ये कहा गया है कि जो डिग्रियाँ जारी की जा रही है उनके ऊपर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लिखा हुआ है, पंजाब मेडिकल कॉलेज का जो है वो जिक्र नहीं है, जिसके सबब तलबा जो है डिग्रियों के लिए ख्वार हो रहा है। हमारे साथ मुतासरा जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या इशू बना हो? जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मीर बलोच और मैं इस वक्त मेडिकल ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे ताहाल अभी तक डिग्री नहीं मिल सकी। इसकी वजह ये है कि नून लीग दौर हुकूमत में, पिछले जो दौर हुकूमत था तब पंजाब मेडिकल कॉलेज से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपस में इशू बन गया, इंतजामी इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से HEC ना डिग्री UHS की मानती है अब, ना ही FMU की डिग्री मानती है। हमने इसके लिए ताहाल बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए, हमने पोर्टल पर कंप्लेन की है, लेकिन ना हमारी सुनवाई उधर होती है UHS में होती है और ना ही इधर हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया करती है। इसमें सरासर मुलविस जो हैं यहाँ के क्लैरिकल माफिया है और यहाँ का जितना इंतजामिया है वो सारे इसमें मुलविस है। अब इंतजामिया में ये कह रही है कि आप एक्स्ट्रा 5000 पे करें। इस 5000 एक्स्ट्रा पे करने में तकरीबन ये 4 साल के बैचेस बनते हैं MBBS के और BDS के। इनमें से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो है एक्स्ट्रा जो बोझ है वो तलबा और डॉक्टर पे डालना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये मसला भी है, ये जो हमें एक्स्ट्रा डिग्री मिल रही है ये बैरून मुल्क हमारी वैलिड ही नहीं है। जो हमारे यंग डॉक्टर जब ये बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर के इदारे जो हमारी डिग्री कबूल नहीं कर रहे, जबकि यहाँ के जो हमारे इदारे HEC भी इसको रिकगनाइज नहीं कर रही। हमने बेशुमार अपने एहतजाज भी किया और इल्तिजा भी की है इंतजामिया से, अपने हिसाब से, UHS के हिसाब से, लेकिन ये कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा मुतालबा है इस वक्त नून लीग की दौर हुकूमत से वो दोबारा फिर इक़्तिदार में आ गए हैं कि आपने ही यूनिवर्सिटी बनाई थी और आप ही ये हमारा मसला दोबारा हल कराएं। अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ तो हम एहतजाजी रास्ते अख्तियार करेंगे, हम यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ भी जाएंगे, हम UHS के खिलाफ भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। ये मसला जो है वो दरपेश आया, जिसके सबब मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा हुआ है और ये मुतालबा किया जा रहा है। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली की तारीख का अनोखा वाकया। आज असम्बली के 2 इजलास होंगे। गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे ईवान इकबाल में तलब। ईवान इकबाल में इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है, 2 इजलास क्यों किए जा रहे हैं? टाइम है और बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी जो कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में थे वो अब लाहौर पहुँच चुके हैं, जो कि हुकूमत के इजलास की सदारत करेंगे। जी अली अकबर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली की तारीख का अनोखा वाकया। आज पंजाब असम्बली के 2 इजलास किए जाएंगे। एक इजलास हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ईवान इकबाल में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि दूसरा इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली के अहाते में 1 बजे पेश किया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास 1 बजे होगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज पंजाब असम्बली की तारीख का अनोखा वाकया हमें देखने को मिलेगा। आज असम्बली के 2 इजलास किए जाएंगे। एक इजलास हुकूमत की जानिब से किया जाएगा, जबकि दूसरा इजलास ओपोजिशन पार्टी के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पंजाब असम्बली में किया जाएगा। पंजाब असम्बली की तारीख का अनोखा वाकया। आज असम्बली के 2 इजलास होंगे। गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे ईवान इकबाल में तलब किया गया। ईवान इकबाल में इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही भी पंजाब असम्बली में इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास 1 बजे होगा और दूसरा इजलास ईवान इकबाल में तलब किया गया है, जो कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से तलब किया गया है। पंजाब असम्बली का 3 दिन से यही मामला चल रहा है, बजट पेश किया जाना है लेकिन इजलास मुलतवी हो रहा है। पंजाब असम्बली की तारीख का अनोखा वाकया है। आज असम्बली के 2 इजलास होंगे। गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास 2 बजे ईवान इकबाल में तलब किया गया है, जबकि दूसरा इजलास ईवान इकबाल में इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही भी पंजाब असम्बली में इजलास की सदारत करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
फेस्को को 790 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। फेस्को की डिमांड 3435 मेगावाट और सप्लाई 2645 मेगावाट है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। अवैस अली से मजीद जानते हैं। अवैस अली, बताइएगा कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, फेस्को में शदीद बिजली का बहरान जो है वो जारी है। फेस्को को 790 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फेस्को की डिमांड 3435 मेगावाट और सप्लाई 2645 मेगावाट है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से जो है वो शहरी परेशान है और आरसीसी की जानिब से फेस्को को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर 1000। शुक्रिया वैसली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस के 3000 एहलकार जाती या सरकारी घर से महरूम। एहलकारों के लिए सरकारी घर ख्वाब बन गया। अफसरान की कोठियां एकड़ों पर मुश्तमिल। थाना समनाबाद के अकब में पुलिस की 6.25 एकड़ अराजी का कोई मुसर्रफ नहीं। CIA मकुआना की 110 एकड़ अराजी भी एहलकारों के ख्वाबों की ताबीर ना बन सकी। थाना सरगोदा रोड के साथ वाकया 4.25 एकड़ पड़ी जगह भी एहलकारों का कोई फायदा ना कर सकी। फैसलाबाद पुलिस के पास सिर्फ 70 सरकारी क्वार्टर्स मौजूद। किराए के मकानों में धक्के खाने वाले एहलकारों के लिए जाती घर हसरत बन गया। बेघर एहलकार एकड़ों पर रकबे पर रहाइश गाहें रखने वाले अफसरान की तवज्जो के मुंतजिर। आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस के 3000 एहलकार जाती या सरकारी घर से महरूम हैं। तैयब मकबूल से मजीद जानते हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के 3000 से ज़ायद एहलकार ऐसे हैं जिनके पास ना तो आबाई ज़ाती मकान है, ना ही उनको सरकारी घर अलाट किया गया है। इन एहलकारों और उनके अहले खाना के लिए अपना यह सरकारी घर एक ख्वाब बनकर रह गया है। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस के अफसरान एकड़ों पर मुश्तमल रहायश गाहों में मुकीम है और इसी के साथ साथ फैसलाबाद पुलिस के पास एकड़ों में ही ज़मीन ऐसी है जो बेमुशर्रफ है, जिसका कोई मुशर्रफ नहीं। वहाँ पर भी क्वार्टर बनाकर एहलकारों को मकान अलाट किए जा सकते हैं, मगर अफसरान इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं कर रहे। मैं इस वक्त थाना समनाबाद के अकब में मौजूद हूँ। यहाँ पर 6.25 एकड़ जगह फैसलाबाद पुलिस की बेमुशर्रफ पड़ी हुई है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको ये दिखा सके कि ये वो जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। पुलिस के तसर्रुफ में ये जगह है, मगर इसका मुशर्रफ कोई नहीं। यहाँ पर किसी किस्म के कोई घर बनाकर या इसको किसी और इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मकुआना CIA मकुआना के करीब भी 110 एकड़ के लगभग अराजी बिल्कुल फारिग पड़ी हुई है। उस पर किसी किस्म का कोई भी मुशर्रफ उसका नहीं अभी तक किया जा सका। दूसरी जानब जो फैसलाबाद के सिटी पुलिस अफसर का हाउस है वो 2 एकड़ पर मुश्तमिल है। RPO हाउस जो है वो भी 2 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसी के साथ साथ जो दीगर अफसरान की कोठियां हैं वो भी एकड़ों के रकबा पर मुश्तमिल है। थाना सरगोदा रोड के करीब भी 34 कनाल यानी कि 4.25 एकड़ के करीब जगह बिल्कुल बेमुशर्रफ पड़ी हुई है। वहां पर जो साबिक CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी थे उनकी जानब से मार्केट बनाने का मंसूबा तश्कील दिया गया था और इसी के साथ साथ 110 एकड़ जगह जो CIA मकुआना के करीब मौजूद है, पुलिस की जाती वो जगह है, महकमा पुलिस को अलाट की गई है। वहां पर भी सरकारी क्वार्टर बनाने का मंसूबा शुरू करने का फैसला भी किया गया था। इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद अब लंबा अरसा गुजर जा चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर ना तो क्वार्टर बनाए गए, ना ही पुलिस एहलकारों के लिए किसी किस्म की रहायशगाहों का इंतजाम किया गया है। जी कर रहे थे। फैसलाबाद में ट्रस्ट, अस्पताल और खैराती इदारों की मुबैना हेरा फेरी। अवाम को मुफ्त सहूलियात फराहम करने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर सालाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। FBR ने इंटरलूप वेलफेयर ट्रस्ट और खातूने जन्नत अस्पताल समेत 8 इदारों की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। हकाइक के मुनाफी अखराजात रिकॉर्ड फराहम ना किया। अब इन इदारों को कानून के मुताबिक आमदन पर टैक्स देना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजन के खैराती इदारे और ट्रस्ट हॉस्पिटल जो हैं वो शहरियों को मुफ्त सहूलियात फराहम करने के नाम पर कमाई के मरकज़ बन गए हैं। इस हवाले से ये इंकशाफ हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक ये जो ट्रस्ट इदारे हैं, ये खैराती इदारे हैं, इनकी जानिब से जो टैक्स छूट है यानी कि अपनी आमदन पर वो हासिल की जा रही थी, इनको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो हासिल था। मगर इसके बरक्स ये इदारे जो थे वो शहरियों से सहूलियात फराहम करने के नाम पर
पैसे कमा रहे थे और करोड़ों रुपए हर साल कमा रहे थे, जिसका रिकॉर्ड ना तो एफबीआर को फ्राहम किया जा रहा था। उसके साथ साथ जितने भी खैराती इदारे हैं वो इस बात के पाबंद होते हैं कि जितने भी डोनर्स हैं उनके वो उनका रिकॉर्ड फ्राहम करने के और बेनिफिशरीज जिन लोगों को सहूलियात फ्राहम करना होती हैं उनका भी तमाम रिकॉर्ड सालाना बुनियादों पर एफबीआर को फ्राहम करना होता है। मगर इन इदारों की जानिब से ना तो आमदन से मुतल्लिका कोई रिकॉर्ड दिया गया और न ही डोनर से मुतल्लिका और बेनिफिशरी से मुतल्लिका भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जिस पर एफबीआर की जानिब से फैसलाबाद में 10 बड़े खैराती इदारों की जो खुसूसी हैसियत या रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें इंटरलूप वेलफेयर ट्रस्ट शामिल है, उसके साथ साथ शेख फाउंडेशन है, सिस्टम फाउंडेशन है, तकमील फाउंडेशन है। ये इदारे हैं जो कि मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रस्ट के तौर पर बने थे, मगर इस हवाले से शहरियों को उस तरीके से फ़ायदा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसके साथ टैक्स पर छूट हासिल की जा रही थी। अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को में अमले के बहरान और सहूलियात की कमी पर समनाबाद सब डिवीजन मुलाजमीन का काम छोड़कर एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि डबल ड्यूटियां ली जा रही हैं और सहूलियात ना होने के बराबर हैं। फेस्को में अमले के बहरान और सहूलियात की कमी पर समनाबाद सब डिवीजन मुलाजमीन काम छोड़कर एहतजाज करने लगे। मुलाजमीन का कहना है कि डबल ड्यूटियां ली जा रही हैं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, बताइएगा कि ये मुलाजमीन काम छोड़कर हड़ताल पर क्यों बैठ गए हैं? जी बिल्कुल, अमला की कमी और सहूलियात के फुकदान के पेश नज़र समनाबाद सब डिवीज़न के जो मुलाजमीन हैं वो अपना तमाम काम छोड़कर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा ये है कि कम अमला से डबल ड्यूटियाँ ली जा रही हैं और जो सहूलियात हैं वो भी नाकस फराहम की जा रही हैं। जब तक जो है वो सहूलियात नहीं मिलेंगी, काम किस तरह जो है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है वो उनका क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि किस वजह से जो है वो ये एहतजाज किया जा रहा है और क्या मुतालबा है आपका? हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि हमारा जो स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए। हमारा एक बंदा 3 बंदों का काम कर रहा है और दूसरा हमारा जो मुतालबा है वो है बकेट क्रेन। बकेट क्रेन ना होने की वजह से वो हमारे लाइनमैन की वो हादसा होता है, जिसकी वजह से हमने आज ये एहतजाज किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो लाइन स्टाफ मौजूद है उनका यही कहना है कि लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं और बकेट क्रेन ने जो हैं वो फेस्को ख़रीदारी करने में उसकी गफलत का मुजाहरा कर रहा है, जिसका खमियाजा लाइन स्टाफ को जो है वो फील्ड में काम के दौरान भुगतना पड़ता है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि किन मसाइल, कौन से आपको मसाइल हैं और क्या मुतालबा है? अस्सलाम वालेकुम जी सर, ALM जो हमारा भर्ती होता है ना, उस तकरीबन 15 और 20 साल के बाद वो लाइनमैन जो बनता है हमारा, वो हमारा सासा होता है महकमे का। जो सब डिवीजन में लाइनमैन की हमारी और असिस्टेंट लाइनमैन, लाइनमैन सेकंड और लाइनमैन फर्स्ट, इसके साथ भी हमारी सप्लाइयाँ चलती हैं, सब सप्लाइयाँ। अगर ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसका ये मसला हमसे 17 से लेके अब तक 3 साल हमारी शादियाँ होती है, अच्छे से अच्छे लाइनमैन जो हमारे वो शहीद हुए हैं। और ये महकमे की हमारी गवर्नमेंट की गफलत है और गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे साथ नहीं दे रही। बकेट क्रेन जो देखो नया टेल 3 से 4 साल से ये कम से कम कंपनी बाहर आई है, 1200 रुपया जो बिल ले रही है हमारे से, वो कितनी कीमती, वो उसका बंदा जो ऊपर चढ़ के वो बेहतरीन वो कंप्लेंट करता है और वो सारी लाइनें चला रहा है अपने, वो उसकी सिर्फ नेट की। हमारा जो नए हर घर में सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ और उसके पीछे 3 पोल हैं, लाइन में हमारा उधर भी जाता है कंप्लेंट कर। अगर एक सप्लाई बंद हो जाए आधे घंटे के लिए, लाइन में उधर पहुंच के अपनी जान पे खेल कर उसे वो चलाता है। बारिश थमती नहीं अभी, ये लोग कहते हैं हमारी सप्लाई चला दो सप्लाई, और ये बारिश में जाकर उसकी सप्लाई चलाता है। लेकिन हमारे सहूलत बिल्कुल नहीं है। हमारे 22,000 पे सब डिवीजन जो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, उसके बाद नई सब डिवीजन बननी चाहिए। 45,000 की ये सब डिवीजन है हमारी समनाबाद सब डिवीजन। इसमें हमारे लाइनमैन मैक्सिमम जो सीनियर लाइनमैन हमारे 3 या 4 हैं, सेकंड जो है वो 5 या 6 हैं, जो फर्स्ट हैं वो कम से कम ना होने के बराबर हैं। असिस्टेंट लाइनमैन 5 या 6 हैं, या जबकि कम से कम 125, 125, 150 आदमी हमें चाहिए इस सब डिवीजन के लिए। और बक्कड़ गाड़ी उस वक्त तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक ये बक्कड़ गाड़ी नहीं दे। कितने बंदे हम शहीद कराए जाएं? हमारे कंधे जवाब दे गए हैं जनाजे उठा कर अपने भाइयों के, हमारे कंधे काम नहीं कर रहे। आपकी मेहरबानी है महकमे की, हम CO साहब से भी इल्तिजा करते हैं ये हमें बक्कड़ गाड़ी दें, हमें TNP पूरी दें, हमें राड दें पूरे, और इन
सब लोगों को जरूरी है। अब ऐसे ही अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड का ठेका मंसूख कर दिया गया। ठेकेदार की अदम अदायगी की वजह से ठेका मंसूख किया गया। रेलवे स्टेशन रोड और दीगर शाहराहों पर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग शुरू। ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होने लगा। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा रेलवे ने गाड़ियों की पार्किंग का ठेका मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से कार मालकान वैगन मालकान मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ठेकेदार को एडवांस में जो है वो रकम दे रखी है और ऐसे में महकमा रेलवे ने ये ठेका मनसूख कर दिया और उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। टोबा गोजरा रोड पर जो है वो इस जगह पर पार्किंग स्टैंड बनाया गया था, जिसको महकमा रेलवे ने आज यहाँ पर बंद कर दिया। किसी भी गाड़ी को यहाँ पर अब पार्किंग की इजाज़त नहीं दी और मजबूरन इन तमाम तो लोगों ने गोजरा रोड अपनी गाड़ियों को पार्क किया, जिससे बिलाशुबा ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात सामने आएंगी। इसी हवाले से यहाँ पर जो कारों के मालकान, वैगनों के मालकान मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपका ठेका मनसूख क्यों किया गया है, क्या परेशानी होगी आपको? परेशानी भाई यही है कि यहाँ रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है ना। हम लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं काम के लिए कि यार बच्चों के लिए खाने वाने के लिए इंतज़ाम करके आए, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो कोई नया इशू बना होता है। कभी गाड़ियाँ बाहर निकालो, कभी अंदर करो, कभी ठेकेदार भाग जाता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरी ये जो गवर्नमेंट से अपील है कि काइंडली हमें कोई प्रॉपर इसका कोई ना हल निकाल के दे। अभी ठेकेदार वो एडवांस पैसे लेके चला गया है, हम लोग रोड पे खड़े हैं। अभी ट्रैफिक वाले आएंगे, वो चालान करेंगे, कहाँ जाएं हम लोग? आप लोगों ने एडवांस कितने पैसे दिए ठेकेदार को? 1000 रुपया फी गाड़ी वो लेता है भाई ठेकेदार जो है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि हमें, यानी कि एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं और दूसरी बात ये कि जो पेट्रोल का इशू है कि जिसको किराया बताते हैं वो भाग जाता है, वो कहता है नहीं भाई हम नहीं जा रहे। हम लोग कहाँ जाएं? आप लोग बताएं हमें। ये गवर्नमेंट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुकर्ररा काम मुकम्मल मगर ठेकेदार खाली हाथ रह गए। PHA ने ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की अदायगियां रोक दी। 5 करोड़ रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा, मगर महकमा अदायगी को तैयार नहीं। ठेकेदार वसूली के लिए मारे मारे फिरने लगे। कमिश्नर को भी दरखास्त लिख दी। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर्स को PHA की जानिब से जो वाजिबुल अदा रकम है उसकी अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा रही। माली साल 2021-22 में ये काम किए गए थे और इस हवाले से महकमे जो हैं वो इस हवाले से पाबंद हैं कि जितना भी काम जो है वो माली साल के दौरान हो वो जून तक उसकी अदायगियाँ की जाएं। 9 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इनकी जो है वो 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम है और इन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बार बार जो PHA इंतज़ामिया है उनसे रजू किया गया, लेकिन अभी तक उनकी अदायगी नहीं हो सकी। इस मामले को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद को जो है वो दरख्वास्त दी गई है, जिसमें ये मुद्दा बयान किया गया है कि अदायगियों के लिए बार बार कोशिश की गई और आज जबकि जून का तकरीबन 2 हफ्ते पहले गुजर चुके हैं, अभी तक अदायगियों के लिए जो है वो इकदाम नहीं उठाए जा रहे। इस मामले को कमिश्नर फैसलाबाद देखें और अदायगियों के लिए जो है वो इकदाम उठाएँ। दूसरी जानब जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए और PHA से रकम की वसूली के लिए मुख्तलिफ दफातर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रमजान मिर्जा आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 205.16 रुपए से बढ़कर 206 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 205.16 रुपए से बढ़कर 206 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया।